श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. यात आपल्या राज्यघटनेचं महत्त्व, आगामी महिन्यात प्रयागराज इथं सुरू होणारा कुंभमेळा, भारतीय अॅनिमेशन मालिकेनं देशविदेशात मिळवलेली लोकप्रियता, बस्तरचं ऑलिम्पिक या विषयांबरोबर देशानं वेगवेगळ्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची दखल घेतली. यासोबतच प्रधानमंत्र्यांनी विविध विषयांवर देखील आपलं मत व्यक्त केलं. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजेच 26 जानेवारी 2025 रोजी आपली राज्यघटना प्रत्यक्ष लागू होऊन 75 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. ही गौरवाची बाब असून याविषयी मनोगत व्यक्त करताना प्रधानमंत्री आजच्या मन की बातमध्ये म्हणाले, 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं. हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है. हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है. संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है. ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ. इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं. देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है. इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं. अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं. संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं. मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने. श्रोते हो, अनेक सण, उत्सव, परंपरा यांच्या रंगीबेरंगी धाग्यांनी भारताची सामाजिक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वीण घट्ट होत गेली. यांपैकीच एक परंपरा म्हणजे कुंभमेळा. नाशिकच्या गोदातटी पार पडणारा सिंहस्थ आणि प्रयागराज इथं त्रिवेणी संगम परिसरात भरणारा कुंभमेळा म्हणजे देशभरातील साधू संतांच्या दृष्टीनं आध्यात्मिक पर्वणी असते. प्रयागराज इथल्या कुंभमेळ्यात कोट्यवधी लोक, असंख्य आखाडे, विविध संप्रदाय सहभागी होत आहेत. या महाकुंभाच्या निमित्तानं एक अर्थपूर्ण संदेश दिला जातोय. याविषयी आपण प्रधानमंत्री यांच्याकडून जाणून घेऊया. अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है. इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है. मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था. इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता. साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है. इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं. लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है. कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है. अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा. इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है. इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा. मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए. हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें. अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश. महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश. और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा. गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा. साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे. डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा. यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा. पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा. एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में
कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। श्रोते हो, बच्चे कंपनीमध्ये केटीबी भारत है हम या अॅनिमेशन मालिकेनं कमालीची लोकप्रियता मिळवली आहे. विविध भारतीय भाषांबरोबरच विदेशी भाषांमध्येही प्रसारित होणाऱ्या केटीबीनं सर्जनशीलतेच्या क्षेत्रातही भारत आघाडीवर असल्याचं दाखवून दिलंय. याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज माहिती दिली. तसंच यंदा चित्रपट क्षेत्रातील ज्या महान व्यक्तींचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे त्यांच्या सिनेजगतातील कारकिर्दीची दखलही त्यांनी घेतली. याविषयी प्रधानमंत्री म्हणाले, केटीबी यानी क्रश, त्रुश और बाल्टी बॉय। आपको शायद पता होगा, बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन सीरीज और उसका नाम है केटीबी भारत है हम, और अब इसका दूसरा सीजन भी आ गया है। ये 3 एनिमेशन कैरेक्टर हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में बताते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाल ही में इसका सीजन 2 बड़े ही खास अंदाज में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लॉन्च हुआ। सबसे शानदार बात यह है कि ये सीरीज न सिर्फ भारत की कई भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। वर्ष 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। अक्कीनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। उनकी फिल्मों में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का संदेश रहता था। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है। श्रोते हो, सर्जनशील क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या देशातल्या सर्व सर्जकांना आनंदाची बातमी देऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सगळ्यांना विशेष आवाहनही केलं. याविषयी अधिक जाणून घेऊया. मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। भारत की क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स समिट का आयोजन होने वाला है। आप सभी ने दावोस के बारे में सुना होगा, जहां दुनिया के अर्थ जगत के महारथी जुटते हैं। उसी तरह वेव्स समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है, इस समिट की तैयारी में हमारे देश के यंग क्रिएटर्स भी पूरे जोश से जुड़ रहे हैं। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी क्रिएटर इकोनॉमी एक नई एनर्जी ला रही है। मैं भारत की पूरी एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आग्रह करूंगा, चाहे आप
यंग क्रिएटर हो या एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, बॉलीवुड से जुड़े हो या रीजनल सिनेमा से, टीवी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो या एनिमेशन के एक्सपर्ट, गेमिंग से जुड़े हो या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के इनोवेटर, आप सभी वेव समिट का हिस्सा बने। श्रोते हो, दक्षिण आफ्रिकेतल्या पॅराग्वे या देशात आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती लोकप्रिय होते तर फिजीमध्ये तमिळ भाषा शिकण्याकडे लोकांचा कल वाढतोय याविषयी देखील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रंजक माहिती आज श्रोत्यांना दिली. तसंच बस्तरसारख्या आदिवासी बहुल भागात भरवलेल्या अनोख्या बस्तर ऑलिम्पिकमध्ये हजारो जण उत्साहानं सहभागी झाले याविषयी देखील त्यांनी सांगितलं. पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कारी कश्यप जी की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती है, बस्तर ओलंपिक ने हमें सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। सुकमा की पायल कवासी जी की बात भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल जी कहती हैं, अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सुकमा के दोरनापाल के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए भारत की प्रेरक कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज व्हील चेयर पर दौड़कर मेडल जीत रहे। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। उनका मानना है, बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। श्रोते हो, भारतानं वैद्यकीय औषधोपचार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली असून देशात आता मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत जवळपास 80% घट झाल्याचं दिसून आलं. तसंच कर्करोगासारख्या आजारावर औषधोपचार दृष्टीपथात आले आहेत याविषयी जागरूकता निर्माण केली जाते असं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले. तर ओदिशातला कालाहंडी परिसर आता भाजीपाला उत्पादनाचं केंद्र बनतोय. गटशेतीच्या नव्या पद्धतीबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यानं भाजीपाला पिकवणं शेतकरी बांधवांना कसं लाभदायक बनतंय याविषयी माहिती त्यांनी श्रोत्यांना दिली. श्रोते हो, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या अतिशय उत्साहवर्धक सकारात्मक बातम्यांचीही प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बातमध्ये दखल घेतली. तसंच आगामी नववर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छाही दिल्या आणि सगळ्यांना निरोगी होऊन आनंदी राहावं असं आवर्जून सांगितलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर देखील या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, प्रसारण सहाय्य भारती गांधी, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार.